हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। आज से बच्चों हम हमारे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच शुरू करने वाले हैं। इस बैच की स्टार्टिंग बच्चों हम हमारी सेकंड बुक से करेंगे। हमारी जो सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बड़ी प्यारी बुक है। ये बुक हमें बताती है कि 76 सालों के अंदर मीन्स 15 अगस्त 1947 से लेकर 2026 तक भारत में कौन कौन से राजनीतिक इवेंट्स हुए, कौन कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, उन पॉलिटिकल इवेंट्स का क्या प्रभाव उस समय पड़ा और उन पॉलिटिकल इवेंट्स का क्या प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकता है। ये बुक इस तरीके से लिखी गई है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप भारत की राजनीति को काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आज इसी बुक को हम इस बुक के फर्स्ट लेसन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट लेसन रहेगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब बच्चों ये जो लेसन है ये हमें बताता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हमारा जो एक प्राइमरी गोल था, जो इम्पोर्टेंट गोल था, वो था कि हमें भारत को एक नेशन बनाना है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि भारत को नेशन बनाना है, मतलब उस समय तक क्या भारत नेशन नहीं था? और अगर भारत नेशन नहीं था तो भारत क्या था? और फिर जब हम नेशन बनाने की ओर चले तो हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो चैलेंजेस क्या क्या थे? इस बुक में, इस फर्स्ट लेसन में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब हम इस लेसन के नाम को देखते हैं तो इस लेसन के नाम में कुछ वर्ड्स हैं। पहला है चैलेंजेस। चैलेंजेस का सिंपल सा मतलब है कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई। दूसरा है नेशन बिल्डिंग, कि जब हम नेशन बनाने जा रहे थे। अब यहाँ पर ये तो समझने वाली बात है कि नेशन तो बनाना है, लेकिन नेशन होगा क्या? पहले हम यही समझते हैं कि नेशन क्या होता है। और बच्चों जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेशन क्या है तो हमें पहले समझना पड़ता है कि स्टेट क्या होता है। जब हम स्टेट को समझेंगे उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि नेशन क्या होता है। तो जल्दी से मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ नेशन और स्टेट के बीच में। स्टेट एंड नेशन। चलिए देखते हैं बच्चों, जब हम बात करते हैं स्टेट या नेशन की तो एक्चुअल में आप मोटा मोटी समझे तो हम किसी देश को ही स्टेट कहते हैं और किसी देश को ही नेशन कहते हैं। अब किस देश को हम स्टेट कहेंगे तो इसके लिए चार बातें जरूरी होती है कि एक देश जिसमें ये चार बातें होंगी उसको हम स्टेट कहेंगे। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की। तो ऐसा देश जिसका अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया हो। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब है भौगोलिक क्षेत्रफल, ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे आप कह सकते हैं कि भारत एक देश है और भारत का एक ज्योग्राफिकल एरिया है, कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इन जनरल हम इसको क्या बोल सकते हैं? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो एक ऐसा देश जिसका एक ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्रफल हो। दूसरी चीज जो किसी देश को स्टेट बनाती है वो क्या है? कि वहां पर कुछ लोग रहते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि भारत एक देश है और भारत में लोग रहते हैं। लगभग कितनी आबादी है भारत की? 146 करोड़, 146 करोड़ से कुछ ज़्यादा, लगभग 146 करोड़ 10,02,542 तो भारत की एक आबादी है। तो कोई देश जिसे हम स्टेट कहेंगे उसके अंदर पहली जरूरी बात क्या होनी चाहिए? कि उसका एक भौगोलिक क्षेत्रफल हो। दूसरा, वहाँ लोग रहते हो। थर्ड, वहाँ पे एक गवर्नमेंट हो, एक सरकार हो। वहां पे एक गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट भी कैसी हो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वो गवर्नमेंट सॉवरेन हो।
सोवरेन का सिंपल सा मीनिंग होता है संप्रभु। मीन्स क्या कि वो सरकार बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के काम करे। तो बच्चों, कोई भी देश जिसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक क्षेत्रफल हो, जहां लोग रहते हो और जहां एक सरकार हो और वो सरकार भी कैसी हो, सोवरेन हो, तो उस देश को हम एक राज्य, एक स्टेट कहते हैं। अब जानने वाली बात यह है बच्चों कि ये जो सोवरेन गवर्नमेंट वाला पॉइंट है ये काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है। यानी जहां संप्रभु सरकार हो, शक्तिशाली संप्रभु सरकार हो, वो राज्य बन जाता है। अब बात करते हैं नेशन की। नेशन के अंदर बच्चों ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड भी हो सकता है। डेफिनेट एरिया नहीं हो सकता, या कई बार नहीं होता है, कई बार होता भी है। अभी के लिए आप मान लो कि नेशन के अंदर भी क्या होगा, एक देश जिसके पास ज्योग्राफिकल एरिया हो एज इट इज। लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये जरूरी नहीं कि लिमिटेड हो, ठीक है। ये अनलिमिटेड भी हो सकता है या नॉन डेफिनेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डेफिनेट हो, ठीक है, सीमित हो। दूसरा, यहां पर भी क्या हो, गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट कैसी हो, सोवरेन। सोवरेन गवर्नमेंट। तीसरा क्या कि यहां पर भी क्या रहते हो, लोग रहते हो। अब आप कहोगे कि ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सारी की सारी बातें तो हमने ऑलरेडी स्टेट के अंदर पढ़ ली है, तो फिर स्टेट और नेशन में डिफरेंस क्या है। एक और एलिमेंट है जो स्टेट को नेशन से अलग करता है, या कहें तो नेशन को स्टेट से अलग करता है। वो क्या है कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये पीपल, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका लगाव हो, अफेक्शन टुवर्ड्स कल्चर ऑफ द कंट्री। अगर ये लोग जो इस देश में रह रहे हैं, इनकी अटूट श्रद्धा है इस देश की संस्कृति में, तो हम कहेंगे कि ये एक नेशन है। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस करें तो यहाँ पे सोवरेनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा, मतलब संप्रभुता को विशेष महत्व दिया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें नेशन के अंदर, तो यहाँ पर लोगों की जो अटूट श्रद्धा है देश की संस्कृति में, इसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछे कि भाई स्टेट और नेशन में डिफरेंस करो, तो आप सिंपली बता सकते हो कि जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी है, यानी कि एक राजनीतिक निकाय है। और अगर आपसे पूछे कि नेशन क्या है, तो नेशन के बारे में हम कहेंगे कि नेशन एक कल्चरल एंटिटी है, एक सांस्कृतिक निकाय है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि गंगा नदी है। अगर गंगा नदी को हम स्टेट के नज़रिए से देखें तो हम कहेंगे कि एक नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी लेंथ इतनी है, इस तरीके से। लेकिन जब हम गंगा नदी को नेशन के नज़रिए से देखते हैं तो हम कहेंगे गंगा क्या है, माँ है। तो इस तरीके से जो स्टेट है वो एक राजनीतिक निकाय है, एक राजनीतिक अवधारणा है, लीगल कॉन्सेप्ट है, और जो नेशन है वो एक कल्चरल एंटिटी यानी एक सांस्कृतिक निकाय है। अभी मैंने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि इस नेशन के अंदर जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेड ही हो। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक कंट्री का, इजराइल। अब जब इजराइल नहीं बना था, जब इजराइल का जन्म नहीं हुआ था, उस समय पे भी यहूदी लोग पूरी दुनिया भर में रहते थे और उनके अंदर एक आपसी भाईचारे की, एक एकत्व की भावना थी, ठीक है। यही एकत्व की भावना बच्चों क्या बनाती है, राष्ट्र बनाती है। तो इस तरीके से जब हम भारत की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले हम बतौर स्टेट काम कर रहे थे।
और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमारा काम था कि हमें अब क्या बिल्ड करना है, नेशन। अब हमें राष्ट्र बनाना है। और जब हम राष्ट्र बनाने की ओर गए, यानी देश के लोगों के अंदर ये एकता की भावना लाने के लिए काम करने लगे, तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आए और इन्हीं चैलेंजेस के बारे में ये फर्स्ट लेसन हमें बताएगा कि वो कौन कौन से चैलेंजेस थे। होप सो कि आप इन दोनों का डिफरेंस समझ गए होंगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता कि स्टेट और नेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन आपके आगे आने वाले फ्यूचर में जब आप पॉलिटिकल साइंस में अपना करियर ग्रो करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लेसन पे। हमारा जो लेसन है बच्चों, वो स्टार्ट होता है एक फिक्स डेट से, और वो डेट कौन सी है, 14-15 अगस्त मिडनाइट। ठीक है, इस टाइम पीरियड से, इस टाइम पॉइंट से हमारा ये लेसन स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी कहती है कि जब 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के आज़ाद होने के साथ ही हमारे जो पीएम हैं वो कौन बने, जेएल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो बड़े अच्छे शब्दों में, बड़ी आसान भाषा में एनसीईआरटी हमें समझाती है कि बच्चों देखो, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस। ठीक है, भारत आज़ाद हो गया 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। और हमारे फर्स्ट जो पीएम बने वो बने कौन, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब इसी दिन बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एड्रेस किया, संबोधित किया। किसे संबोधित किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पेशल सेशन को। तो इस दिन जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका एक स्पेशल सेशन बुलाया गया। और इस स्पेशल सेशन को एड्रेस करने का काम किसने किया, इस स्पेशल सेशन को संबोधित करने का काम किसने किया, जेएल नेहरू ने। और इस स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए जेएल नेहरू ने अपनी फेमस स्पीच दी। और उस फेमस स्पीच का नाम क्या था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो देखिए बच्चों, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया, आप देखो ये जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि उस समय हमारे यहाँ पार्लियामेंट नहीं थी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही बतौर पार्लियामेंट काम कर रही थी। तो उस दिन स्पेशल सेशन बुलाया गया, वो किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इस स्पेशल सेशन को मध्य रात्रि के समय संबोधित करने का काम किसने किया, एड्रेस किसने किया, जेएल नेहरू ने। और फेमस स्पीच दी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। अब नेहरू कहते हैं अपने इस भाषण में कि भाई जो सपना हमने बहुत पहले देखा था, क्या सपना देखा था कि एक दिन भारत आज़ाद होगा, और आज भारत आज़ाद हो चुका है। मीन्स आज हम अपनी डेस्टिनी से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो नेहरू कहते हैं कि आज जो है हम भारत को की आज़ादी को देख रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक मजबूत और नए भारत का जो है निर्माण करना है, एक नए नेशन का हमें जो है निर्माण करना है। अब इन छोटी छोटी बातों से बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं,
पहला क्वेश्चन कुछ बोर्ड्स में बनता है कि भारत कब आजाद हुआ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि भारत कब आजाद हुआ। अब आपको ऑप्शंस में अगर 15 अगस्त है तो ऑब्वियस सी बात है 15 अगस्त 1947 ही चूज करना है। अदरवाइज अगर वन वर्ड आंसर में कहीं क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो 15 अगस्त मिडनाइट। दूसरा, ये बात याद रखनी है कि उस समय हमारे पीएम कौन बने, जेएल नेहरू, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पीएम बने जेएल नेहरू। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में भी काफी ज्यादा पूछा जाता है वो यहां से बनता है। ये दो तरह के क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं। पहला कि ये जो फेमस स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये फेमस स्पीच किसने दी, तो आंसर आएगा जेएल नेहरू। लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जेएल नेहरू की फेमस स्पीच जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पेशल सेशन को एड्रेस करते हुए दिया था, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि जब 15 अगस्त को 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ तो उसके जस्ट बाद पहले जो इवेंट्स हुए वो ये हुए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है एड्रेस किया गया। नेहरू ने अपना विजन रख दिया, आप एक तरह से इसको बोल सकते हो विजन स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यानी नेहरू भारत को कैसा देखना चाहते थे या कैसा बनाना चाहते थे वो आपको इस स्पीच के अंदर उन्होंने बताया। इस स्पीच के थ्रू आप देख सकते हैं विजन स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि भारत भविष्य में कैसा होना चाहिए। लेकिन अब यहां जानने वाली बात यह है कि क्या नेहरू अकेले नेता थे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो भारत के अंदर काफी सारे नेता थे और उन सभी नेताओं की अपनी अपनी आवाज़ थी, अपनी वॉइसेस थी, अपने अपने ड्रीम्स थे, अपने सपने थे। वो सब लोग भारत के लिए एक अलग भविष्य की कामना करते थे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे सभी नेताओं में आम सहमति थी और उसी के बारे में अब हम बात करते हैं कि नेहरू ने अपना विजन स्टेटमेंट रख दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये स्पीच उन्होंने दी और उन्होंने बताया कि भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पे बाकी सभी नेताओं की भी सहमति थी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, एक एक नंबर में दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि वो कौन से 2 गोल्स थे, 2 गोल्स जिन पर भारत की आजादी के बाद सहमति थी कि एटलीस्ट हमें भारत के लिए ये 2 काम तो करने ही करने चाहिए। और बड़ा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 गोल्स आपको डिफाइन करने हैं। तो वो जो 2 गोल्स थे बच्चों, उसमें फर्स्ट था क्या कि हमारे नेताओं ने डिसाइड कर लिया था कि जब भी भारत आजाद होगा तो भारत में जो सरकार बनेगी, भारत में जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट कैसी होगी, डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो पहला जो गोल था वो यही था कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में जो सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। दूसरा, सेकंड क्या था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो ये जो सरकार बनी है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, ये सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, सभी लोगों के वेलबींग के लिए काम करेगी। डेवलपमेंट या तो बोल सकते हैं वेलबींग, मीन्स सभी लोगों के कल्याण के लिए, ऑफ ऑल, सभी लोगों के डेवलपमेंट, सभी लोगों के कल्याण, वेलबींग, विकास के लिए ये सरकार काम करेगी। स्पेशली किनके लिए, जो लोग गरीब हैं या तो जो लोग सोशली डिसएडवांटेज्ड है। ठीक है, तो ये 2 गोल्स थे जिनको लेकर के हमारे लगभग सभी नेताओं में सहमति थी कि जब भारत आजाद होगा तो फर्स्ट क्या कि हमारी जो सरकार बनेगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसको यहां से आप समझ लीजिए। डेमो का मीन्स होता है पीपल और क्रेटिक का मीन्स होता है टू रूल, ठीक है, यानी लोगों का शासन। ये ऐसी सरकार हमारी बनेगी। और दूसरा क्या है
कि वो सरकार जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है वो सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, लेकिन स्पेशल फोकस करेगी जो लोग गरीब हैं या तो सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं। ये बच्चों सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। 1 मार्क्स में दोनों गोल्स पूछे जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं कि वो जो 2 गोल्स थे, वो 2 गोल्स थे, वो क्या थे? फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरा क्या? डेवलपमेंट ऑफ ऑल। और इस तरीके से आप यहाँ से इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं, अब बच्चों देखो, हमने ये तो देख लिया कि भारत आज़ाद कब हुआ। आज़ाद होने के जस्ट बाद हमारे नेताओं ने कौन कौन से गोल सेट किए, नेहरू ने क्या विज़न रखा कि भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये सब कुछ आसान था? क्योंकि आप सबको पता है कि जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ मीन्स 1947, इस समय हमारे देश के जो हालात थे, जो सर्कमस्टांसिस थे, वो कैसे थे? इस समय हमारे देश के हालात कैसे थे? एक शब्द में कहें तो खराब थे। क्यों? क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस होने के साथ साथ पार्टीशन भी मिला था। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। लेकिन विभाजन के साथ क्या हुआ? 2 चीजें। पहला, वॉयलेंस। देश के अंदर इस समय हिंसा का माहौल था। पूरे देश के अंदर आप देखोगे तो राइट्स हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, शांति जो है वो भंग हो चुकी है। और दूसरा, लोगों के मन में दुख था। किसका? पार्टीशन का। जैसा कि महात्मा गांधी ने 14 अगस्त को कहा भी था कि हमें आज़ादी तो मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें विभाजन भी मिल रहा है। तो 15 अगस्त का जो दिन है वो हमारे लिए एक और खुशी का दिन है, तो दूसरी ओर हमारे लिए ये गम का भी दिन है। और आपको बच्चों देखो जान करके हैरानी होगी कि इस समय जो भी नए देश बने 1940s के डिकेड में, उन देशों में से किसी भी देश में स्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी भारत में थी। तो हमारे जो नेता थे उनके सामने बड़ा चैलेंजिंग काम ये था कि भारत को नेशन के तौर पर बिल्ड करना, क्योंकि देश की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। देश की स्थिति कैसी थी? खराब थी। लेकिन इस मुश्किल समय में भी जो एक बात अच्छी थी वो ये थी कि हमारे नेता जो थे वो बड़े फोकस थे, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते थे और वो अपने इस काम में, नेशन बिल्डिंग के काम में अपने आप को पूरी तरह से झोंके हुए थे। अच्छा, एक बात जो मुझे अभी लगती है कि शायद आप लोगों को जाननी चाहिए, वो क्या कि हमने ये लेसन स्टार्ट कर दिया, लेकिन नेशन बिल्डिंग क्या है ना? नेशन का मतलब हम समझ गए, स्टेट का मतलब समझ गए। तो बच्चों नेशन बिल्डिंग का मतलब बड़ा सिंपल सा है, एग्जाम में नहीं आता, मैं अलग से वैसे बता रहा हूं कि जब कोई राज्य सरकार, जब कोई गवर्नमेंट अपनी पावर्स का यूज करके एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशन बिल्डिंग कहते हैं। जब कोई सरकार अपनी पावर का यूज करके नेशन बनाने की एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? नेशन बिल्डिंग कहते हैं। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बैक टू द टॉपिक वापस आते हैं। तो अभी तक हमने कुछ मेन बातें देख ली है कि भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद हमारे नेताओं ने अपना विज़न रखा कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन 47 में भारत की जो स्थिति है वो बड़ी ख़राब है, वॉयलेंस है, देश के अंदर पार्टीशन हो चुका है। और अब लेकिन मैंने कहा कि हमारे नेता फोकस थे, तो नेता फोकस थे तो उन्होंने नेशन बिल्डिंग का काम जारी रखा और इस काम में उनके सामने चैलेंजेस आए। ये बुक बेटा जो एनसीईआरटी है वो हमें 3 चैलेंजेस के बारे में बताती है। कौन कौन से 3 चैलेंजेस? 3 challenges of nation building. या इसी को आप कह सकते हैं चैलेंजेस बिफोर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। 3 चैलेंजेस की बात, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
इस लेसन के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और मान के चलिए कि लगभग ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रह सकता है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम 1 बाय 1 तीनों चैलेंजेस की बात करते हैं। जब हम 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट चैलेंज आता है क्या, टू शेप नेशन। जब हम दूसरे चैलेंज की बात करते हैं तो सेकंड चैलेंज आता है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और इसके बाद जब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड चैलेंज की बात करते हैं, तो थर्ड चैलेंज आता है टू इंश्योर डेवलपमेंट। अब देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात यह है कि इस लेसन के अंदर जो फर्स्ट लेसन हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट चैलेंज के बारे में पढ़ाया जाता है। जो सेकंड चैलेंज है इसके बारे में डीपली हम लेसन नंबर 2 में पढ़ेंगे, और जो थर्ड चैलेंज है इसके बारे में इन डिटेल हम लेसन नंबर 3 में पढ़ते हैं। और जो फर्स्ट वाला चैलेंज है ये हमारा फर्स्ट लेसन में कवर होता है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि ये चैलेंजेस एक्चुअल में थे क्या, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट चैलेंज की, टू शेप नेशन। एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं और 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला चैलेंज, टू शेप अ नेशन। अब देखिए बच्चों, भारत के जो नेता थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है। हमें एक भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है। लेकिन ये यूनाइटेड इंडिया बनाना अपने आप में चैलेंजिंग था 2 पॉइंट्स की वजह से। पहला तो क्या कि अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, और दूसरा क्या कि पार्टीशन की वजह से पहले से हमारे यहां पे तनाव और डर का माहौल था। फियर ऑफ पार्टीशन या फियर ड्यू टू पार्टीशन, कि जो विभाजन हुआ उसकी वजह से पहले से डर का माहौल था कि क्या भारत यूनाइटेड रह पाएगा, क्या हम अखंड भारत बना पाएंगे, क्योंकि केवल 2 ही रिलीजन के बेस पे, हिंदू और मुस्लिम, भारत का जो है पार्टीशन हो गया। लेकिन भारत में तो डाइवर्सिटी इससे कहीं ज़्यादा थी। तो ये डर अपने आप में उस समय चला हुआ था कि शायद भारत एक न रह पाए, शायद भारत अपनी अखंडता को खो देगा या तो भारत टूट जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। पार्टीशन की वजह से फियर था, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं डाइवर्सिटी के बारे में कि नेशन को शेप देने में या नेशन बनाने में डाइवर्सिटी कितना बड़ा चैलेंज था। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्विट्जरलैंड का नाम आपने सुना होगा। स्विट्जरलैंड के लोगों से जब आप पूछोगे कि भाई आप कैसी कंट्री हो, तो वो कहेंगे कि हम तो डाइवर्स कंट्री है। तो पूछा कि भाई आप डाइवर्स कंट्री कैसे हो, आप अपने आप को डाइवर्स क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे यहाँ 4 लैंग्वेजेस बोली जाती है, 4 लैंग्वेजेस, और उसके बावजूद वो अपने आप को डाइवर्स कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा होगी। मैं आपको बताता हूँ, भारत के अंदर अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो रिलीजियस
डाइवर्सिटी। दूसरा, भारत के अंदर लैंग्वेज के बेस पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। और तीसरा, अगर हम बात करें तो भारत के अंदर कल्चर के बेस पर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर 8 तो मेजर रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। प्लस इनके अलावा कुछ और रिलीजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी और उसके अलावा और भी। और अगर आप जनजातियों की साइड जाएंगे तो नंबर ऑफ रिलीजन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है। दूसरा, फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज के बेस पर। अगर आप देखेंगे लैंग्वेज के बेस पर तो हमारे यहाँ पर 22 भाषाओं को तो 8th शेड्यूल में मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकार किया गया है। इसके अलावा इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 122, कुछ जगह 121 भी मेंशन है, तो लगभग 122 मेजर लैंग्वेजेस है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें मदर टंग्स की तो वो लगभग 19,500 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं, मदर टंग्स हैं जो इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, बोलियां। तो आप देखेंगे कि भारत के अंदर रिलीजियस डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, भारत के अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज के बेस पर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर हम कल्चर की बात करें तो आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कल्चर है वो अलग है, उसके बाद साउथ इंडिया के अंदर कल्चर अलग है, वेस्टर्न इंडिया के अंदर अलग है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग है। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम उसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे खान पान, पहनावा, जैसे हमारी लैंग्वेज, जैसे हमारा लोकगीत या हमारे लोक नृत्य। तो इन चारों पांचों चीज़ों को मिला करके कोई कल्चर बनता है। तो आप देखोगे कि भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग कल्चर पाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखने वाली है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंडिया के अंदर किस बेस पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, और ऑप्शंस में आपको बोल दिया रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी या तो कल्चरल डाइवर्सिटी। तो हमें इसी आंसर को टिक करना है कि इंडिया के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की, जिसमें से फर्स्ट चैलेंज था टू शेप अ नेशन। और जब हम नेशन को शेप देने के लिए चले तो हमारे सामने एक गोल था कि हमें इंडिया को यूनाइटेड बनाना है। लेकिन ये यूनाइटेड इंडिया बनाने के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी? हमारी डाइवर्सिटी, कि इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरे चैलेंज की बात करते हैं इसके जस्ट बाद। सेकंड चैलेंज, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अभी हमने पढ़ा था कि भारत के सामने एक गोल तय था, एक चीज़ पर सहमति थी कि जब भी हम आज़ाद होंगे तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी। तो इसीलिए भारत ने क्या किया, डेमोक्रेसी की जो फॉर्म अडॉप्ट की, डेमोक्रेसी का जो रूप अडॉप्ट किया वो कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पर ये जानने वाली बात ये है कि जिन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए उन देशों के अंदर ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इस्टेब्लिश की जाती है। क्या बोलते हैं इसको?
प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है, कि लोग अपना जो हैं वो क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर के पार्लियामेंट में, संसद में उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बेस पे जो गवर्नमेंट बनती है उस गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, वो प्रतिनिधि जाकर के संसद में बैठेंगे और उसके बाद वहाँ पे मंत्री परिषद बनेगी, प्रधानमंत्री होंगे और वो देश का शासन चलाएंगे। तो इंडिया ने क्या किया, अपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुना और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए या एक अच्छा नेशन बनाने के लिए, अच्छी डेमोक्रेसी बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोग पावरफुल हो। और लोग पावरफुल कब होंगे, जब उनके पास अधिकार होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए। और इसके साथ साथ क्या दिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इन सारी चीज़ों के थ्रू कोशिश की गई कि हम भारत के अंदर क्या करें, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये अपने आप में क्या इस्टेब्लिश कर देता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता। तो भारत की सरकार ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया, लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया ताकि लोग राजनीतिक रूप से क्या हो सकें, समान हो सके। हालांकि इसमें भी एक चैलेंज है कि केवल आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लोकतांत्रिक बना दो तो वो कुछ मायने नहीं रखता। जरूरी क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन व्यवहार में भी लोकतांत्रिक हो। और इसी चीज़ के लिए ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे करके पॉलिटिकल इक्वालिटी स्थापित करने की कोशिश की गई। हालांकि इस चैलेंज के बारे में हम डिटेल में सेकंड लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ तक एनसीईआरटी हमें इतना ही करने को बोलती है तो हम इतना ही कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज क्या था, टू इंश्योर डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर किसी कंट्री के अंदर कुछ लोग डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है कि उस देश में कभी ना कभी रिवॉल्यूशन होगी, कभी ना कभी क्रांति होगी। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके देश में क्रांति हो, रिवॉल्यूशन हो। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है, डेवलपमेंट का जो लाभ है वो सभी लोगों तक पहुँचे, सभी लोगों को मिले। तो इसीलिए भारत की सरकार ने भी कहा कि हम सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे। स्पेशली ये जो डेवलपमेंट है वो किस किस के लिए विशेष तौर पर किया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो गरीब लोग हैं। दूसरा, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है। एंड थर्ड वन, जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज है। और माइनॉरिटीज के लिए तो कहा गया कि इन्हें तो स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी है। तो भारत की सरकार ने इंश्योर करना चाहा कि जो सरकार है वो सभी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। स्पेशली जो पुअर हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है, मतलब गरीब है, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और जो अल्पसंख्यक है उनके लिए विशेष सुरक्षा के प्रावधान किए जाएंगे। अब सरकार ने डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपीज को डाला। डीपीएसपी मीन्स क्या, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये सिद्धांत करते क्या है? दरअसल ये सिद्धांत जो है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। जब भी कोई सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है तो उसे इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है। और ये प्रिंसिपल्स काम क्या करते हैं? जिस तरीके से जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था वो पॉलिटिकल इक्वालिटी लाता था, वैसे ही जो डीपीएसपीज है वो दो चीजें करते क्या? देश के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। जो डीपीएसपीज हैं वो सरकार को बताते हैं कि आप जब भी नीति बनाएं तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें ताकि देश के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो स्थापित हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये 3 चैलेंजेस किए। हालांकि सिर्फ डीपीएसपीज डालने से काम नहीं चलेगा। अब मेन प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि भाई सरकार जो नीतियां बनाए वो नीतियां अपने आप में कैपेबल हो ताकि वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। तो यहाँ तक हमने 3 चैलेंजेस पढ़े जो कि नेशन बिल्डिंग में आ रहे थे। फर्स्ट चैलेंज क्या था? टू शेप अ नेशन, कि हमें यूनाइटेड इंडिया बनाना है, अखंड भारत बनाना है। लेकिन वो यूनाइटेड इंडिया बनाने के रास्ते में चैलेंज था इंडिया की डाइवर्सिटी। इंडिया अपने आप में दुनिया की सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो पहला चैलेंज यही था कि उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हुए, सभी को साथ लेकर चलते हुए हमें अखंड भारत का निर्माण करना है। दूसरा चैलेंज था कि हमें हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है। अगर आप जानें या मैं आपको बताता हूँ कि आज के समय में दुनिया की सबसे जो अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है। जो लोकतंत्र है वो दुनिया के सबसे अच्छे शासन का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। तो भारत की सरकार को डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी, लेकिन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी क्या था कि हमारे यहाँ पर लोगों को मताधिकार मिले, लोगों को जो है वोटिंग राइट मिले, और उसी के लिए उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोविज़न किया। सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। थर्ड जो चैलेंज है वो क्या था? टू इंश्योर डेवलपमेंट, कि हमें सभी लोगों का विकास करना है, क्योंकि अगर कुछ लोग विकास के मामले में पीछे रह गए तो देश में इंस्टेबिलिटी, क्रांति, इन चीज़ों का खतरा बढ़ सकता है। और स्पेशली जो वंचित वर्ग है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उन पे हमें स्पेशल फोकस करना है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स में बनने के चांसेस रहते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अबाउट द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कौन कौन से चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग के मार्ग में आए वो हमें सारे के सारे यहाँ पे तीनों चैलेंजेस बताने होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो देखा वो ये कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद JL नेहरू ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया। उन्होंने अपना विजन स्टेटमेंट रखा जिसको हमने कहा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हमने वो गोल्स किए जो हमारे नेताओं ने डिसाइड किए थे कि इंडिया जो है उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और सभी लोगों के वेलबींग के लिए काम किया जाएगा। और उसके जस्ट बाद हमने ये 3 चैलेंजेस किए जो कि हमारे सामने थे आज़ादी के जस्ट बाद। होप सो आपको जितना मैंने आज कराया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही ये टॉपिक्स के वीडियोस मिलते रहे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।